देसी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। लाइव फोन इन कार्यक्रम है ये कार्यक्रम हेलो किसान, जिसमें विशेषज्ञ मेहमानों से चर्चा तो होती है कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विषयों पर, लेकिन इसके साथ ही आप अपने सवालों के साथ सीधे इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और आपकी जो भी शंकाएं हैं, समस्याएं हैं, उसका निवारण आप एक्सपर्ट्स के माध्यम से पा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले आपको बता दें कि आज हम किन विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं इस कार्यक्रम के दौरान। हेलो किसान कार्यक्रम में आज हम जिन विषयों पर बातचीत करेंगे वो हैं रबी फसलों में समेकित कीट प्रबंधन, साथ ही बात होगी एलोवेरा की खेती के बारे में। तो दो बेहद ही खास विषय हैं जिस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। इन विषयों के बारे में अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। टोल फ्री नंबर है, यानी कि बिना किसी शुल्क के आप सीधे कॉल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बता दें कि व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8800520717। इसके अलावा ईमेल के जरिए भी आप सवाल भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। ध्यान रखिए कि ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए सवाल भेज रहे हैं तो साथ ही अपना नाम और स्थान भी जरूर लिखिएगा। और हमारे सवालों के जवाब के लिए दो बेहद ही खास मेहमान मौजूद है। आइए आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर राजेंद्र सिंह। आप प्रोफेसर है कीट विज्ञान विभाग, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है डॉक्टर राजेश कुमार, अध्यक्ष औषधि अनुभाग, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार से। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। तो बातचीत की हम शुरुआत करेंगे और समेकित कीट प्रबंधन रबी फसलों में किस तरह से किया जाए इसके बारे में जानेंगे। तो कीट जो होते हैं वो किसानों की मेहनत पर कई बार पानी फेर देते हैं और किसानों को बहुत नुकसान होता है, इसलिए इसका उचित प्रबंधन करना तो बेहद ही ज़रूरी है। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र, आपसे ये हम जानना चाहेंगे कि जब हम समेकित कीट प्रबंधन कहते हैं तो इसका क्या अर्थ है? समेकित नासी जीव प्रबंधन, जैसे आपने सुना होगा इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इसे अंग्रेजी में कहा जाता है। हम अपने जो दर्शक हैं उनको बताना चाहेंगे कि हमें जब खेती करते हैं, खेती में जो कीड़े लगते हैं और कीड़ों को प्रबंधन करने के लिए हम सभी विधियों का विधिवत रूप से इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि फसल बुवाई से पूर्व ज़मीन के अंदर कीड़े होते हैं, जैसे टर्माइट है, सफ़ेद गिडार है। जैसे ही फसल बढ़ने लगती है उगने के बाद, तो उसमें रस चूसने वाले कीड़े आते हैं, उनका प्रबंधन करना होता है। उसके बाद जब फसल फूल खिलने से पहले और फूल खिलने के बाद फल बनने तक बहुत सारे कीड़ों का आक्रमण होता है। समय समय पर हम उन्हीं के हिसाब से, कीड़ों की आदत और स्वभाव के हिसाब से हम लोग प्रबंधन करते हैं। जैसे कि मृदा उपचार करना है, बीज उपचार करना है, लाइट ट्रैप लगाना है, फेरोमोन ट्रैप लगाना है, फिर कुछ जो हमारी बायो पेस्टिसाइड है उसका इस्तेमाल करना है। इस तरह से सभी विधियों को मिला जुला करके इस्तेमाल करना ही समेकित नासी जीव प्रबंधन कहा जाता है। और इस विधि से हमारे किसानों को काफ़ी लाभ होता है और हो रहा है और भविष्य में होगा, क्योंकि कीटों का प्रबंधन करना बिना दवाई के आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि कीटनाशक के ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने से हमारी मृदा का स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है और वातावरण से पशु पक्षियों की संख्या दिन पर दिन कम होती जा रही है, साथ ही हमारा स्वास्थ्य पे भी प्रभाव पड़ रहा है। तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण अब बनता है कि समेकित नासी जीव प्रबंधन महत्वपूर्ण विषय है। जी हाँ, यानी कि जो रसायन है उसका इस्तेमाल कम से कम हो, उसकी ज़रूरत ही ना पड़े कि रसायनों का इस्तेमाल किया जाए। ऐसे कुछ उपाय किया जाए ताकि जो कीट प्रबंधन है वो भी हो जाए, साथ ही पर्यावरण भी स्वच्छ रहे, सुरक्षित रहे। तो ये होता है
इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यानी कि IPM भी जिसे आम भाषा में कहते हैं, तो समेकित कीट प्रबंधन खासतौर पर रबी फसलों का समय है, तो इसके बारे में विस्तार से जानेंगे इस कार्यक्रम के दौरान। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। खेतों में दिन रात मेहनत के बाद अच्छी पैदावार कौन नहीं चाहता, लेकिन उसके लिए फसलों की देखभाल और कीटों का प्रकोप होने पर समेकित कीट प्रबंधन करना अच्छा रहता है। दरअसल समेकित कीट प्रबंधन एक ऐसी युक्ति है जिसमें पर्यावरण की गुणवत्ता को कायम रखते हुए कीटों को कम करने के लिए संयुक्त उपायों का उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत रासायनिक, जैविक, सांस्कृतिक और यांत्रिक युक्तियों के संयुक्त उपयोग किए जाते हैं। कीट प्रबंधन में सबसे पहले बात रबी के राजा गेहूं की करें तो इसमें माहू का प्रकोप होने की आशंका रहती है। अगर माहू का प्रकोप हो और इसे खाने वाले गिडार की संख्या कम हो तो क्विनालफॉस 25 EC का 1 लीटर या मोनोक्रोटोफॉस 25 EC की 1.4 लीटर दवा को 600 से 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। वहीं मक्का में फली बेधक कीट पर नियंत्रण के लिए फली निकलने की अवस्था में फसल पर एमिडाक्लोप्रिड 0.5% या डाइमेथोएट 0.03% का 400 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। राई सरसों की फसल में माहू या चेम्पा कीट पौधे के तने, फूलों और फलियों से रस चूसते हैं और फसल को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। जब कीट का प्रकोप औसतन 25 कीट प्रति पौधा हो जाए तो मिलाथियन 25 EC 1250 मिलीलीटर या मोनोक्रोटोफॉस 35 WAC प्रति हेक्टेयर की दर से 600 से 800 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। किसी भी दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। जी हाँ, तो रबी फसलों के समेकित कीट प्रबंधन के बारे में कुछ जानकारियां आपको रिपोर्ट के जरिए मिली और बाकी बातचीत के जरिए और भी हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन आइए पहले एलोवेरा की खेती के बारे में भी कुछ बातचीत कर लेते हैं। तो डॉक्टर राजेश, आपसे हम समझना चाहेंगे एलोवेरा की खेती के बारे में कि क्या महत्व है एलोवेरा का और इसकी जो खेती है उससे किसानों की आय की संभावनाएं कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है आज की तारीख में? एलोवेरा एक ऐसी फसल है जो कि भारत के किसी भी क्षेत्र में आसानी से की जा सकती है जी। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसके अंदर जेल होता है। जेल इसको किसी भी परिस्थिति में पौधे को मरने नहीं देता और पौधा हर प्रकार की परिस्थिति में आसानी से जिंदा रह सकता है और किसान इसकी खेती बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। खासकर उन किसानों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है जैसे कि कोई बरानी जमीन आपके पास में है जहां और कोई पौधा आप उगा ही नहीं सकते, कोई खेती कर ही नहीं सकते, ऐसी हालातों में जो बंजर जमीन है उसका सदुपयोग करने के लिए, उसको हरा भरा बनाने के लिए एलोवेरा एक सबसे महत्वपूर्ण औषधीय पौधा है और उसको आसानी से खेती कर सकते हैं। खेती करने के लिए जो उसके लिए पौधे हैं वो आसानी से आपको किसी भी विश्वविद्यालय से या कृषि ज्ञान केंद्र से मिल जाते हैं या पहले से कोई किसान खेती कर रहा है आप उससे भी वो पौधे ले सकते हैं क्योंकि इसका बीज नहीं होता, पौधे के साथ में छोटे छोटे पौधे उगते हैं, उन पौधों को उखाड़ कर हम खेती कर लेते हैं। और खेती किस तरह से करें, किन किन बातों का ध्यान रखें खेती के दौरान, इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। आइए उससे पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। एलोवेरा को किसी भी तरह की मिट्टी में बोया जा सकता है। इसे साल में 2 बार बोया जाता है, एक बार फरवरी मार्च में और एक बार जून जुलाई में। गूदेदार पत्ती ही एलोवेरा का बीज होती है। 10 से 15 सेंटीमीटर की स्वस्थ पत्तियां चुनकर बीज के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। पत्तियों को 1-1 फुट की दूरी पर रोपा जाता है। बोते समय कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। एलोवेरा की खेती में पानी की काफी कम जरूरत होती है। इसकी सिर्फ 4 या 5 बार सिंचाई होती है, यानी हर 25 दिन पर एक बार। बारिश में तो आमतौर पर सिंचाई की जरूरत नहीं होती, लेकिन एलोवेरा के खेतों से खरपतवार जरूर निकालते रहें। पूरी फसल के दौरान 3 से 4 बार निराई गुड़ाई करें। निराई के बाद पौधों की जड़ों पर मिट्टी चढ़ा दें। एलोवेरा की खास बात यह है कि एलोवेरा में कोई खास कीट या बीमारी नहीं लगती, इसलिए इसमें कीटनाशक की भी जरूरत नहीं होती।
कभी कभी पत्तियां सड़ने या उन पर धब्बे पड़ने की शिकायत होती है। इससे बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से उचित उपाय कर सकते हैं। साथ ही गली पत्तियों को काटकर अलग कर दें। एलोवेरा की फसल दूसरे साल से 5वें साल तक पत्तियों की उपज देती है। हर 3 महीने में प्रत्येक पौधे की 3 से 4 पत्तियों को छोड़कर बची हुई सभी पत्तियों को काट लें। हर कटाई में करीब 12 से 20 टन प्रति हेक्टेयर पत्तियां मिल जाती हैं। एलोवेरा को एक बार लगाने के बाद कई साल तक आप इसकी फसल ले सकते हैं। जी हाँ, तो एलोवेरा की खेती के बारे में कुछ बातें आपने जानी। तो उन इलाकों के लिए, किसानों के लिए ये एक तरह से वरदान है जहाँ पर पानी की उपलब्धता नहीं है, बारानी क्षेत्र है, बंजर ज़मीन है। तो ज़ाहिर तौर पे किसानों के सामने समस्या ही ये आती है कि यहाँ पर उगाएं क्या ताकि आमदनी मिल सके। तो ऐसे में ये औषधीय पौधा एलोवेरा उनके बहुत काम आ सकता है। खेती में क्या क्या करे, किस तरह से अच्छी उपज हासिल करे, इसके बारे में जानेंगे आगे। लेकिन आइए बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और समेकित कीट प्रबंधन की बात करते हैं। रबी फसलें इस वक्त लगी हुई है और डॉक्टर राजेंद्र, जो सबसे प्रमुख फसल है रबी की वो है गेहूं। तो फसलवार अगर बातचीत करें तो गेहूं से आइए शुरुआत कर लेते हैं। बताएं कौन कौन से मुख्य कीट लग सकते हैं और क्या करना मैं चाहिए? अपने किसान भाइयों को बताना चाहूँगा जो गेहूं की खेती इस समय अच्छे पड़ाव पर है। पड़ाव का मतलब है कि अच्छी ग्रोथ हो रही है। यहाँ पर जो जमीन से स्टार्ट होता है दीमक, जी, दीमक का काफ़ी प्रकोप रहता है। हमारे उत्तरी भारत हो, हमारा जैसे आपका राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, वहाँ सभी दीमक का काफ़ी प्रकोप होता है जो ज़मीन में जड़ को खा करके पौधे को गिरा देता है। उसके बाद में एक दूसरा कीट होता है सफ़ेद गिडार। अब चूंकि यहाँ पर ज़मीन में अंदर होने के नाते इस कीट को दवाइयों से मारना थोड़ा सा मुश्किल काम है। हम इसके लिए जैसे क्लोरपाइरीफॉस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दीमक का जो टेढ़ा मेढ़ा बहुत गहरा 2-3 मीटर तक घर होता है, वहाँ तक दवाई पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पर हम किसान भाइयों को समेकित की बात कर रहे हैं, हम IPM की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ब्यूवेरिया बेसियाना अच्छी सड़ी हुई गोबर के खाद में मिला करके खेत में डालने से वहाँ पर ये फंगस गोबर की खाद पर थोड़ा सा गुड़ मिला लें, थोड़ा सा बेसन मिला लें। अच्छा। यहाँ पर मिलाने से खेत में जब वो फैल जाएगा तो फंगस फैलेगा, वहाँ दीमक खाने के लिए जब आएगी उसके शरीर से वो फंगस लग जाएगा। वो फंगस धीरे धीरे उसकी बॉडी पे फैलेगा जब तक वो भोजन लेकर के रानी तक पहुंचेगी, क्योंकि ये सामाजिक कीट है। अब पूरा कुनबा यानी पूरा घर रानी तक वो दीमक फंगस यानी ब्यूवेरिया बेसियाना मेटारिज्म से प्रभावित होगी, पूरा का पूरा दीमक का घर खत्म हो जाएगा। इस तरह से हम लोग दीमक को नियंत्रण कर सकते हैं गेहूं में और सभी फसलों में। साथ ही साथ वहाँ पर गेहूं में माहू लगता है, एक आर्मी वर्म कीट लगता है। उसके लिए आपको आर्मी वर्म कैसे बना, पहले छोटी तितली होती जो रात को निकलती है, उस तितली के लिए आप इस तरह से पीले ट्रैप लगा देंगे जगह जगह पर, क्योंकि तितली खेत में मूवमेंट करती है तो पहले यहीं चिपक जाएगी जैसे और भी कीड़े चिपके हुए हैं जी। यहाँ पर मैं आपको ये भी सलाह देना चाहूँगा कि अगर आपने तितली को पकड़ लिया, एक तितली लगभग 100 से 125 150 तक अंडे देती है। एक 10-5 तितली भी अगर चिपक गई तो कितने अंडे रुक सकते हैं। और प्रत्येक कीट के इस तरह के जो अंडे हैं जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, इस तरह के अंडे हैं जो आप देख रहे हैं कीड़ों के। अब इस अंडों को रोकना है जो तितली ना दे, तो एक ट्रैप लगा देंगे, लाइट ट्रैप लगा देंगे, येलो ट्रैप लगा देंगे। उसके बाद आवश्यकता पड़ती है तो नीम तेल मार्केट में आसानी से उपलब्ध है। उस नीम तेल, आपको पता है कि नीम तेल कभी पानी में नहीं मिलता, तो मिलाने के लिए टिपॉल है या कोई भी आप डिटर्जेंट ले सकते हैं, आप छिड़काव करके इस कीटों को रोक सकते हैं। इसके बाद एक और है माहू कीट है, तो मैं दूसरी फसल पे माहू की चर्चा करूंगा। तो यहाँ पर ये ठीक है, तो लाइव डेमो के जरिए आपने बताया कि किस तरह से किसान समेकित कीट प्रबंधन कर सकते हैं गेहूं की फसल में, और खासतौर पे दीमक जैसी जो समस्या है उससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर एलोवेरा की खेती की हम बात कर रहे थे। डॉक्टर राजेश, जानना चाहेंगे आपसे कि एलोवेरा को बोने का उचित समय क्या होगा, कब बुआई करनी चाहिए? एलोवेरा को बोने के लिए फरवरी मार्च का समय जिसके पास पानी हो उसके लिए अच्छा है। ठीक है। बाकी जो वर्षा काल जो होता है जुलाई अगस्त का, उस महीने में आप आसानी से लगा सकते हो। और एलोवेरा
का कोई बीज नहीं होता। जी। जो छोटे पौधे एलोवेरा के साथ में उगे हुए होते हैं उन्हीं को उखाड़ के नए खेत में लगाया जाता है। तो 60 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी और कतार से कतार की दूरी भी 60 सेंटीमीटर रखें, यदि आप बैरानी जमीन में लगा रहे हैं तो। इससे पहले खेत की तैयारी के लिए कुछ हाँ, खास खेत बातें की ध्यान में तैयारी के रखेंगे? लिए ये है कि खेत में घास फूस ना हो। अच्छा। खेत बिल्कुल घास फूस रहित रहेगा तो अच्छा है, क्योंकि ये फसल 5-6 साल चलने वाली होती है। तो इसमें खरपतवार शुरू में ही यदि आप नियंत्रित कर लोगे तो आगे आपके लिए पैदावार में अच्छा रहेगा। जी जी बिल्कुल। तो खेत की तैयारी में खास बात यही ध्यान में रखने का है कि इसमें खर पतवारों से मुक्त खेत होना चाहिए और जाना आपने कि किस तरह से आप इसकी बुआई कर सकते हैं। बातचीत को और भी आगे बढ़ाएंगे और विस्तार से जानेंगे रबी फसलों में समेकित कीट प्रबंधन के बारे में और एलोवेरा की खेती के बारे में। इस बीच आप अपने सवालों के साथ हमारे साथ लगातार जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम के दौरान, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो के साथ। इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं रबी फसलों में समेकित कीट प्रबंधन की और साथ ही एलोवेरा की खेती के बारे में। इन विषयों से जुड़ी हुई जानकारी हासिल करने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए भी अपना सवाल भेज सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। रंजीत जी सुपौल बिहार से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रंजीत जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो रंजीत जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लग रहा है हमारा संपर्क टूट गया है। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। रबी फसलों की चर्चा हम कर रहे थे, गेहूं की बात हमने कर ली, अब दलहनी फसलों का रुख किया जाए। तो चने के बारे में हमें यहाँ पर बताएं डॉक्टर राजेंद्र की चने की फसल में कौन से मुख्य कीट लग सकते हैं? जी, चने की फसल इस समय बिल्कुल लहला रही है, पॉड बन चुके हैं और उस पॉड के अंदर एक सुंडी है जो छेद करती है और पूरे चने की फसल को बर्बाद कर देती है। अगर इसका सही समय पर हमने देखभाल नहीं की तो पूरी फसल खत्म होने की कगार पर रहती है। इसे प्रबंधन के लिए सबसे पहले आप जो जड़ से शुरू होता है वो होता है कट वर्म, कटुआ कीट के नाम से जाना जाता है। उसे प्रबंधन करने के लिए हम बीज का उपचार करेंगे कीटनाशक से 2 ग्राम प्रति लीटर। बहुत सारी दवाइयाँ मार्केट में उपलब्ध है, जैसे इमिडा की दवाई आती है गौचो के नाम से जी। इसके साथ ही साथ जैसे ही फसल बढ़ती है तो वहाँ पर कटुआ पॉड बोरर हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा आता है। हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा को प्रबंधन करने के लिए हम फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल करते हैं। फेरोमोन ट्रैप इसके लिए बहुत ही प्रभावी है। 35 से 40 रुपए की कीमत में वो लग जाता है। मॉनिटरिंग करना है तो 2 ट्रैप पर एकड़ लगाने हैं और बहुत ज़्यादा लगाने तो 10-12 प्रति एकड़ आप लगा सकते हैं। यहाँ होता क्या फेरोमोन ट्रैप में, जैसे ही मादा अपनी ज़मीन से निकलती है एक गंध छोड़ती है, नर उसके पास मिलने के लिए आता है। वो धोखा कहेंगे इसको, क्योंकि मादा नहीं होती लेकिन मादा की गंध होती है। उस ट्रैप में मेल आके फंस जाता है जी। मेल फिर उस ट्रैप में जो पॉलीथीन की ट्रैप होती है उसमें से निकल नहीं पाता है और निकल नहीं पाता है
तो वो सारे मेल उसके अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, मादा के साथ मिलन नहीं होता है, अंडे नहीं होते हैं और आपकी फसल बच जाती है। चलिए, तो फेरोमोन ट्रैप के जरिए किसान किस तरह से कीट से छुटकारा पा सकते हैं बताया आपने। बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच हमारे कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। जितेंद्र जी जौनपुर उत्तर प्रदेश से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जितेंद्र जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी हेलो जी जी कृपया अपने टीवी की आवाज बंद रखिएगा, बातचीत में रुकावट आएगी। सवाल पूछिए। हेलो मैम, नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं। हेलो जी जितेंद्र जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, अपना सवाल कृपया पूछें। मैम, मैं एलोवेरा खेती के बारे में जानना चाहता हूँ। जी, कोई खास हेलो। सवाल जितेंद्र जी, कोई खास सवाल एलोवेरा के बारे में? मैम, मैं एलोवेरा खेती के बारे में जानना चाहता हूँ। इसका मैम मैं ट्रेनिंग कहाँ से ले सकता हूँ? अच्छा ठीक है, आइए जानते हैं। जी डॉक्टर राजेश बताएं कि एलोवेरा की खेती शुरू करने से पहले अगर प्रशिक्षण लेना चाहते हैं किसान, तो कहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं? उत्तर प्रदेश में बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं जो खेतीबाड़ी से संबंधी आपको मतलब ट्रेनिंग की जानकारी देती हैं। और एक सेंटर का इंस्टीट्यूट है सीमैप लखनऊ, तो अच्छा। आप लखनऊ सीमैप से भी ट्रेनिंग ले सकते हैं और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जितनी भी हैं उनसे भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसके अलावा कृषि ज्ञान केंद्र बने हुए हैं हर जिले में, जी तो किसी भी जिले के कृषि ज्ञान केंद्र में जाके आप संपर्क कर सकते हैं और एलोवेरा की खेती के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और एलोवेरा एक ऐसी फसल है जो आप आसानी से कर सकते हो, सिर्फ आपको अच्छा प्लांटिंग मटेरियल मिलने की आवश्यकता है। इसके अलावा इसमें ज़्यादा सी कोई देख रेख की आवश्यकता नहीं, ना कोई बीमारी आती है ना कोई कीट आता है इसमें। यदि बीमारी कोई आ भी जाती है छोटी मोटी, तो उसके जो पुराने पत्ते पे आएगी तो उस पत्ते को काट के आप जमीन में दबा दीजिए, किसी दवाई वगैरह की आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल, तो जितेंद्र जी प्रशिक्षण प्राप्त करके आसानी से आप एलोवेरा की खेती कर सकते हैं। तो डॉक्टर राजेश, जैसा कि आप बता रहे थे कि अच्छा प्लांटिंग मटेरियल मिलना बेहद ही जरूरी है। अब अगर जितेंद्र जी की ही बात कर ले, अगर वो एलोवेरा की खेती करना चाहते हैं तो कहाँ से वो प्लांटिंग मटेरियल प्लांटिंग मटेरियल हमारे नज़दीकी किसी भी विश्वविद्यालय से हम ले सकते हैं और सीमैप लखनऊ से ले सकते हैं। यदि उसका हरियाणा के नज़दीक पड़ता है तो वो हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से भी संपर्क कर सकता है। बिल्कुल। इसके अलावा ये जो गुजरात है, गुजरात में है आनंद के अंदर हमारा सेंटर है, तो वहाँ से भी आप औषधीय पौधों के बारे में और एलोवेरा के बारे में जानकारी और प्रशिक्षण ले सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर राजेश, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपने कार्यक्रम की शुरुआत में ही स्पष्ट कर दिया कि बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है एलोवेरा की, तो ऐसे में जो सिंचाई की व्यवस्था है वो कितनी हो तो पर्याप्त है अच्छे स्वस्थ पौध के लिए? लगभग 4-5 सिंचाई में ये पौधा आसानी से अच्छी पैदावार देने में सक्षम है। और मैं ये कहूँगा कि जहाँ पे आप गेहूँ या धान की फसल ले सकते हो वहाँ पे आप एलोवेरा ना लगाएं, क्योंकि एलोवेरा हम उन्हीं जगहों के लिए सिफारिश करते हैं जहाँ आप अन्य फसल लेने में सक्षम नहीं है, ताकि हम जो बेरन लैंड है, जो आपकी जो खाली पड़ी ज़मीन है जिसमें और कोई खेती आप सुचारू रूप से कर ही नहीं सकते, उसके उपयोग के लिए ये फसल बनाई गई है, ताकि किसान एक अतिरिक्त आमदनी ले सके। जी जी, आइए अब आगे बढ़ते हैं और इस बीच अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। नंदस्वरूप मिश्रा बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नंदस्वरूप जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्कार सर। जी मेरा नाम है नंदस्वरूप मिश्रा बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो हमारी फसल की अवस्थाओं के हिसाब से कीट लगते हैं, जैसे वनस्पतिक अवस्था हमारी होती है, दुग्धावस्था होती है, बाल्यावस्था होती है, परिपक्वावस्था से जो कीट लगते हैं, इनको बचाने के लिए मैं क्या करना है? दूसरी चीज, हम लोग खेती में तो बड़े उपचार करते हैं, सारी चीजें करते हैं, जो अगल बगल के जंगल होते हैं, मेड़ होते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते, वहाँ भी कीट छिप जाते हैं। जब फसल आती है तो हमको नुकसान पहुँचाते हैं, तो उस मेड़ों पे हमें क्या करना चाहिए? जी ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र, आपका मिश्रा जी बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले आपकी जो फसलों की इतना अच्छा आपने बात बताया कि प्रत्येक अवस्था पर कीड़े ही कीड़े लगते जाते हैं, बुवाई से पहले से लेकर के कटाई तक। जी। तो आपको बहुत अच्छे से नॉलेज है, तो उसी में मैं शेयर करूंगा। कीड़े जमीन से पैदा होते हैं, जमीन से निकलते हैं, वानस्पतिक वृद्धि होती है तो वहाँ पर छोटे छोटे कीड़े होते हैं जिसे सफ़ेद मक्खी के नाम से जाना जाता है। जब वो पत्ती के नीचे से रस चूस लेता है तो वो मुड़िया बन जाता है, जैसे कटोरी जैसी बन जाती है पत्ती, और फिर दवाई डालने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि पत्ती सीधी नहीं हो सकती। एक कीट वानस्पतिक वृद्धि पर नुकसान करता है, साथ ही साथ माहू कीट है जो वानस्पतिक वृद्धि पर
रस चूस के पत्ती को और फूलों को नुकसान पहुंचाता है। तो पहले हम इसका प्रबंधन करते हैं। देखिए, आप देख रहे हैं ये बहुत सारी मक्खियां यहाँ चिपकी हुई हैं, हमारा जिसे कहते हैं येलो स्टिकी ट्रैप। आपने जगह जगह पर इस ट्रैप को लगा दिया तो रात के समय बहुत सारी मक्खियां, अनगिनत कीड़े इधर इधर घूमते हैं। जब ये इधर उधर घूमेंगे तो यहाँ ये चिपका हुआ पदार्थ है और इस चिपके हुए पदार्थ पर सारे कीड़े चिपक जाते हैं। यहाँ पर मैं सफ़ेद मक्खी की पहचान के लिए बता दूँ, पेड़ को थोड़ा सा टच करेंगे तो बहुत सारे मक्खियाँ उड़ती हैं, जंप लगाती हैं। तो जब आपको पता लग गया कि ये सफ़ेद मक्खी है तो ये जगह जगह लगा दें। अगर हम दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं तो इमिडाक्लोपीड 1 ml दवाई को प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि दवाई का इस्तेमाल कम से कम किया जाए। इससे पहले आप नीम तेल 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करेंगे और इसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट मिला लेंगे तो बहुत अच्छे दोनों कीड़ों से निजात आपको मिलेगी। अब जब आती है फूल और फल की अवस्था पर, तो उस समय आपको बहुत सारे ट्रैप आते हैं। जैसे हम फल मक्खी की बात करते हैं, जैसे सब्जियों में अभी कुकुरबिट्स की बहुत सारी बेलों वाली होंगी, वहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक ट्रैप है जी। और ये ट्रैप फेरोमोन ट्रैप है। सब्जियों के लिए क्यू ल्यूर लगता है और यहाँ पर हमने अंदर एक क्यू ल्यूर लगा दिया है। इतनी सारी मक्खियाँ आपके पास ये भर गई हैं जो फल मक्खियाँ हैं। जब बहुत सारी मक्खियाँ, क्योंकि मक्खियों को हम दवाइयों से बिल्कुल भी प्रबंधन नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम किसान हमारी छिड़काव के लिए जाता है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मक्खियाँ उड़ जाती हैं, फिर वापस आ जाती हैं। माफ कीजिएगा, आप बहुत अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन करें, लेकिन आपको यहाँ पर रोकना पड़ेगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनका जल्दी से हम फोनो ले लेते हैं, फिर इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। तो रंजीत कामत जी सुपौल बिहार से इस वक्त फोन लाइन पर। जी रंजीत जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैम। जी नमस्कार, बताएं। मेरा एक रबी फसल है राजमा का जी, उसमें हमने यानी 4 स्प्रे कर चुके हैं, डाइथेन M45 सल्फर और उसके बाद भीम 95। ठीक। तो 2 महीना का फसल है, ये बहुत मेरा रिक्स का फसल है मैम। ये जो है ना रबी का बहुत रिक्स वाला फसल होता है राजमा का जी। और जी। इसमें आगे हम कौन कौन सा दवाई दें? अभी 2 महीना का फसल है। और उसके बाद एलोवेरा पे हम लोग का जमीन नदी में पड़ता, कोसी में। अच्छा। बोलभर दोमट मिट्टी है, उस पे एलोवेरा हो सकता है उस मिट्टी पे जी? ये सवाल बता दीजिए। ठीक है, आइए जानते हैं। डॉक्टर राजेश बताएं, क्या सुझाव देंगे, क्या ले सकते हैं एलोवेरा की? एलोवेरा जहाँ पानी की समस्या है वहाँ नहीं ले सकते, क्योंकि ये रेतीली मिट्टी की ही जमीन के लिए है। और ये जहाँ जमीन में पानी की उपलब्धता कम है उन्हीं क्षेत्रों के लिए है, ऐसे पानी वाले क्षेत्रों के लिए नहीं है जी। मिट्टी कैसी होनी चाहिए? जो मिट्टी तो रेतीली और दोमट मिट्टी पर्याप्त है, परंतु पानी ज्यादा होने से उसकी जड़ें गल जाएंगी और वो नहीं चलेगा। अच्छा, ओके, ठीक है। तो रंजीत जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर राजेंद्र बहुत अच्छे से यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि किस तरह से जो फ्रूट फ्लाई है उसको ट्रैप किया गया है, और इसके बारे में आप आगे क्या बता रहे थे डॉक्टर राजेंद्र? तो मैं यही बताना चाह रहा था हमारे जो सुन रहे हैं किसान भाई, कि फल मक्खी को स्प्रे से जब हम करने जाते हैं हमारे किसान भाई, तो एक स्थान पर से दूसरे स्थान पर चली जाती हैं, वापस फिर आ जाती हैं। तो यहाँ पर फेरोमोन ट्रैप इसके लिए बहुत ही कारगर है। इतनी सारी मक्खियाँ जो आप देख रहे हैं, हमारे किसान भाई इसको पकड़ते हैं एक फेरोमोन ट्रैप के माध्यम से। अच्छा। और सारे नर हैं इसके अंदर, क्योंकि मादा से मिलने के लिए आते हैं। सारे नरों को हमने इकट्ठा कर लिया तो मादा के साथ मिलन नहीं होगा और हमारी फसल बिना दवाइयों के यानी IPM विधि से खत्म हो जाएगी। और साथ ही साथ मैं एक और सुझाव देना चाहूँगा कि फल मक्खी को नियंत्रण करने के लिए जो हम दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं उसके साथ में थोड़ा सा सीरा यानी मोलासिस अगर मिला देते हैं, फिर छिड़काव करते हैं, तो चिपक होने की वजह से मक्खियों के पंख वो पत्ती से चिपक के वो मक्खी वहीं प्रबंधित हो जाती है। जी जी, जी। डॉक्टर राजन, जानना चाहेंगे कि एक फेरोमोन ट्रैप जो है वो कितनी जमीन के लिए पर्याप्त है? बहुत अच्छा प्रश्न है। हम फेरोमोन ट्रैप प्रत्येक कीड़ों के लिए अलग अलग है। ये जैसे 20 से 25 मीटर के लिए
ये एक ट्रैप पर्याप्त है। अच्छा, बिल्कुल। तो उसी हिसाब से अपने खेत का आकार और देखते हुए आप फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल कर सकते हैं और आसानी से फल मक्खी जैसे जो कीट है उससे छुटकारा पा सकते हैं। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर राजेश, अब आपसे जानना चाहेंगे, औषधीय पौधा है एलोवेरा और ऐसे में इसकी अच्छी बढ़वार के लिए किस तरह के खाद उर्वरक की जरूरत पड़ेगी? एलोवेरा जो है वो मुख्य रूप से औषधीय उपयोग के लिए या कॉस्मेटिक उपयोग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हम किसी भी प्रकार की रासायनिक खाद की सिफारिश नहीं करते। हम इसके लिए वर्मी कंपोस्ट और जो FIM है इन्हीं खादों की सिफारिश करते हैं। तो 1 एकड़ के लिए लगभग 5 से 6 क्विंटल FIM पर्याप्त रहता है जी। और जब आप ज़मीन तैयार करते हो तो तैयार करते समय लगाने से पहले आपने ये खेत में अपने आपको डालना है ये खाद और ज़मीन में अच्छी तरह से मिला के, और पौधे को लगाते समय सीधा डायरेक्ट मतलब पूरी ज़मीन के ऊपर नहीं लगाना है, पौधे को डोल पे या बेड बना के लगाना है जी जी, ताकि यदि जल भराव किसी कारण से हो भी जाए तो पौधे मरे ना। अच्छा, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगले कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं और ब्रेक का भी समय हो चला है। तो जगपाल जी जो सीतापुर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, जल्दी से अपना सवाल पूछिए। हेलो जी सर। जी जगपाल जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही। जगपाल जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? फोन लाइन के जरिए बातचीत करें कृपया, टीवी की आवाज बंद रखिएगा। जी सर, मिल रही। जी जी, पूछिए अपना सवाल। सर सवाल हमारा ये है सर, यहाँ हम इसकी खेती एलोवेरा की कैसे करें सर? ये इसकी बिक्री कहाँ पर होगी? जी ठीक है, इसकी बिक्री कहाँ पर होगी ये आप जानना चाहते हैं? एलोवेरा की खेती करना बिल्कुल आसान है, पर बिक्री की समस्या किसानों के साथ में रहती है जी। तो इसके लिए आपके आसपास यदि कोई मंडी है तो ठीक है, नहीं तो दिल्ली में खारी बावड़ी में मंडी है औषधीय पौधों की, पर वहाँ आप यदि पत्ते लेकर आएंगे सीधे पत्ते तोड़ के तो उनको बिक्री करना आसान नहीं है जी। तो इसके लिए आपको कोई ना कोई छोटी सी ड्राई करने के लिए कोई प्रोसेसिंग मशीन या इस प्रकार की कोई चीज़ लगानी पड़ेगी। तो पौधे को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के उसको आप सन ड्राई करके अच्छे से और फिर यहाँ बेच सकते हो। इसके अलावा एक मंडी मध्य प्रदेश नीमच में है, वो भी उत्तर प्रदेश के साथ ही लगता हुआ क्षेत्र है, तो वहाँ नीमच में भी आप इस प्रकार से इसको बेच सकते हो। इसके अलावा आपके आसपास कोई भी साबुन शैम्पू बनाने की कोई फैक्ट्री हो तो उससे आप डायरेक्ट अनुबंध करके उसको भी दे सकते हो। तो इस प्रकार की जो भी साबुन शैम्पू बनाने वाली कंपनियां वो आपसे डायरेक्ट ले सकती हैं। इसके अलावा कोई आपको पेट दर्द की दवा बनाने वाली है या और प्रकार की कोई किसी भी प्रकार की जो मेडिसिन बनाने वाली जो कंपनियां हैं उनसे अनुबंध करके आप उनको भी सीधा बेच सकते हैं। बिल्कुल जगपाल जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं रबी फसलों में समेकित कीट प्रबंधन की और साथ ही एलोवेरा की खेती के बारे में। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए सीधे उनसे बात करते हैं। चरण सिंह जी सागर मध्य प्रदेश से हमारे साथ ऑनलाइन पर हैं। चरण जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ हेलो, नमस्कार मैम। जी नमस्कार, बताएं। जी जिला सागर मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, चरण सिंह ठाकुर। रबी के पत्तों में माहू लग रही है तो कौन सी दवाई डालें? बिल्कुल, आइए बात करते हैं। और डॉक्टर राजेंद्र हमें बता भी रहे थे कि मुख्य कीट है माहू, और ऐसे में बताएं कि किस तरह से प्रबंधन करें। इस समय आप माहू कीट को बहुत अच्छे से ध्यान रखें। शुरू में आने वाला है क्योंकि मौसम थोड़ा सा क्लाउडी यानी बादल वाला है, इस समय माहू की संख्या काफ़ी बढ़ती है। यहाँ पर आपको सबसे पहले इसके लिए जो संस्तुति दवा है इमिडाक्लोरपिड 1 ml प्रति 3 लीटर पानी में मिला लें। थोड़ा सा उसमें
हम डिटर्जेंट मिला लें, जैसे कि चिपक हो या इसके लिए टिपॉल मिला लें, या बहुत सारे ऐसे स्टिकर आते हैं, मिला करके छिड़काव कर दें, आपकी फसल निश्चित तौर से बच जाएगी, लेकिन उसकी संख्या को बढ़ने ना दें। मैं आपको एक और सुझाव दूंगा कि उसमें जो लाल रंग का जो लेडी बर्ड बीटल कॉक्सिनेला है, उसकी संख्या अगर काफ़ी है तो फिर दवाई डालने की ज़रूरत नहीं, वो अपने को खुद पे खुद मैनेज कर लेता है। साथ ही साथ बहुत सारी मक्खियाँ, जैसे सिरफिट फ्लाई, हनी बी की तरह ही होती है, सिरफिट फ्लाई बहुत सारा घूम रही होगी, तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि दवाई की मात्रा जितनी बताइए उतनी डालें। ज़्यादा डालेंगे तो मित्र कीटों पर प्रभाव पड़ता है, और हो सकता है तो थोड़ा सा मात्रा कम रख लें। जी बिल्कुल चरण जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बातचीत को आइए यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र, अब रबी फसलों की तिलहनी फसलों का रुख कर लेते हैं। तो राई सरसों जो है उसमें बताएं कौन कौन से प्रमुख कीट ऐसे हैं जो फसल को नुकसान पहुँचा सकते हैं? राई सरसों में जो सबसे प्रमुख कीट है, जैसा कि अभी कॉलर हमसे पूछा था, सरसों में जो माहू कीट है, जैसे एथेलिया, और ये जो माहू कीट है, आज आपको एक टहनी पर 10 की संख्या दिखेगी और 2 दिन में पता चला कि वो 1 फीट तक फैल जाती है। क्योंकि हमें ये जानना ज़रूरी है कि माहू कीट की जो संख्या इतनी तेज़ी से बढ़ती है कि ये कीट ऐसा जो गॉड गिफ्टेड कहेंगे इसको, कि अंडे से शिशु निकलता है और डायरेक्ट बच्चा भी देता है। तो इसमें 2 चीज़ें हैं, तो इसलिए इसकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है। कृपया करके आप इसका विशेष ध्यान रखें। जैसा कि मैंने अभी आपको दवाई बताई थी, और दवाई से पहले आप इसको अगर समेकित की बात करते हैं तो नीम तेल 1.5 से 2 ml प्रति लीटर को थोड़ा सा डिटर्जेंट मिला करके छिड़काव करें। प्रत्येक हफ्ते 2 इसी पीरियड में कर लें, फिर माहू की समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि आगे जो महीना है वो थोड़ा सा गर्मी वाला हो जाएगा, फिर माहू की संख्या कम हो जाएगी। जी बिल्कुल, आइए अब आगे बढ़ते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर राजेश, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि एलोवेरा की खेती में शुरुआत में ही आपने बता दिया था कि खरपतवारों से मुक्त खेत में बोया जाए। इसके बाद जब खेती के दौरान क्या खरपतवारों की समस्या फिर से आ सकती है? अगर आती है तो क्या करना चाहिए? बिल्कुल, यदि किसान ने अपना खेत अच्छे से तैयार नहीं किया और उसमें यदि दूब है, मोथा है, ये पेरिनियल वीड्स हैं, तो इनको नियंत्रित पहले से करके ही फसल लगाई जाए तो अच्छा है जी। वैसे जो बैरन लैंड होती है, यानी कि जो बंजर भूमि होती है, उसमें पहले से ही वीड कम उगते हैं, तो उस प्रकार के क्षेत्र में यदि आप एलोवेरा लगाओगे तो आपके जो खरपतवार की समस्या है बिल्कुल ना के बराबर रहेगी। ठीक। और जहाँ पानी की उपलब्धता पहले ही कम है तो उस क्षेत्र में वीड भी अपने आप, या जो खरपतवार हैं वो पहले ही कम उगेंगे, तो इसलिए कोई ज़्यादा समस्या रहती नहीं है यदि आप खेत अच्छे से तैयार करके अपनी खेती शुरू करते हैं तो। जी जी बिल्कुल, तो खरपतवारों की भी बहुत ज़्यादा चिंता नहीं है एलोवेरा की खेती करते हैं तो। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। व्हाट्सएप के जरिए हमारे दर्शक ने सवाल भेजा है, बुद्ध सिंह जी ने, मेरठ उत्तर प्रदेश से। डॉक्टर राजेंद्र, बहुत ही अच्छा सवाल इनका आया है गन्ने की खेती से जुड़ा हुआ, और उन्होंने बाकायदा लिस्ट भेजी है कीटों की जिससे वो छुटकारा पाना चाहते हैं, वो भी बिना रसायन के। सवाल है इनका सीधा सीधा कि गन्ने में लगने वाले कीटों की पहचान एवं रोकथाम बिना रसायन के सरल उपाय से कैसे करें। उसमें गन्ने के चोटी बेधक, तना बेधक, जड़ बेधक का जिक्र किया है, साथ ही दीमक और सफेद गिडार का भी। तो अब आप एक एक करके बताएं हमें। प्रश्न बड़ा है तो उसके साथ उत्तर भी थोड़ा सा बड़ा लेना होगा, और मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि इतने सारे कीड़ों को इनको ज्ञान है, क्योंकि हमारा जो मेरठ है मैं समझता हूँ कि वो गन्ने का हब है जी, और इसीलिए गन्ने की खेती वहाँ बहुतायत से की जाती है। तो यहाँ पर जो रूट बोरर है, जो जड़ में लगता है, वो जमीन की सरफेस पर आता है और अंडे देता है, और सीधे उसकी जो लार्वी है, जो सुंडी है, वो सीधे सीधे जड़ को अटैक करती है और पूरा पौधा बढ़ने से पहले ही वो बढ़वार रुक जाती है। इसके लिए ब्यूवेरिया बेसियाना या मेटारिजियम को अच्छी सड़ी गोबर की खाद में मिला करके थोड़ा सा 1 एकड़ में 1 किलो यानी बेसन, 1 किलो गुड़ और 2 से 3 किलो ब्यूवेरिया बेसियाना या मेटारिजियम को मिला करके सॉइल ट्रीटेड करें, और इस कीट से आपको निजात मिलेगी। इसी के साथ साथ टर्माइट है, वो भी इस कीट से प्रबंधित होगी, इसे दवाई से। अच्छा। और जो सफ़ेद गिडार की सुंडी है जो गन्ने की जड़ को खाती है, इससे प्रबंधित होगी। अब यहाँ पर हमारी ज़मीन की बात हो गई कीड़ों की। अब हम जैसे ही
गन्ना बढ़ता है तो चोटी बेधक यानी सॉरी अर्ली शूट बोरर यानी कि 1 फीट की लगभग हो नहीं पाती, उससे पहले ही कीड़ा लगता है, जैसे खींचते हैं तो एक अजीब सी गंध आती है। उसके लिए आपको नज़दीक कृषि विश्वविद्यालय होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वहाँ पर जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला है। वहाँ पर आपको ये ट्राइको कार्ड और ये जैसे देख रहे हैं आप इसको क्लोज करके, यहाँ बहुत छोटे छोटे अंड परजीवी ट्राइकोग्रामा घूम रहे हैं। ये ट्राइकोग्रामा आप अपने खेत में यानी कि गन्ने की फसल में 5 बार इस्तेमाल करेंगे प्रत्येक महीने लगभग। तो जैसे ये नाम सुना अंड परजीवी, गन्ने में चाहे तो वो अर्ली शूट बोरर हो या तना छेदक हो या टॉप बोरर हो, उन सब के अंडों में ये अपने अंडे दे देता है। तो कीड़ों की जो अंडे से सुंडी नहीं निकलती, फिर इसी के ही निकलते हैं। एक अंड परजीवी लगभग 10 अंडों को परजीवित करता है। एक परजीवित अंडे से 2 से 19 तक अंड परजीवी निकलते हैं, गन्ने की फसल बच जाती है। मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहूँगा, टॉप बोरर आता है जुलाई और अगस्त में। गन्ने की फसल लगभग 8 और 10 फीट की होती है, किसी दवाई से छिड़काव नहीं कर सकते हैं। यही उसके लिए एक अच्छा कारगर और सफल उपाय है। बिल्कुल, तो आपने एक एक करके उपाय बता दिए हैं किसानों की किस तरह से बिना रसायनों के इस्तेमाल से वो गन्ने की फसल को कीटों से मुक्त रख सकते हैं। आगे बढ़ते अगले कॉलर का रुख करते हैं। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर प्रेम सिंह जी हैं, रायसेन मध्य प्रदेश से। प्रेम सिंह जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं। हेलो प्रेम जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? जी, सुनाई पड़ रही। जी जी, टीवी की आवाज बंद रखिएगा कृपया, बताइए क्या जानना चाहते हैं। हाँ हेलो जी, सवाल पूछे। प्रेम सिंह जी अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी, ये चनों में इल्ली की समस्या है। चने में इल्ली की समस्या है? जी जी जी, ठीक है, आइए जानते हैं। डॉक्टर राजेंद्र बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताना चाहूँगा कि जैसे अभी आप हमको सुन रहे थे सुंडी के प्रबंधन के लिए, आपकी चने के खेत में 1 2 3 4 5 10 कुछ सुंडियाँ ऐसी मिलेंगी जो चने के पेड़ पर, वो पौधे पर उल्टी लटकी होगी या बहुत तेजी से दौड़ रही होगी। समझ लो कि वो एनपीवी न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस से इन्फेक्टेड है। उसकी 10-5 जितनी भर आपको सुंडियाँ मिल जाती हैं, उसको थोड़ा सा घर ला करके ऐसे क्रश कर लीजिए, कुचल लीजिए और उसको छोड़ दीजिए और वहाँ 10-20 चने आप भिगो दीजिए, 10-20-50-100 ग्राम, और इसको फिर खेत से स्वस्थ सुंडी पकड़ लाइए और उसको चने में छोड़ दीजिए और चने में वो एनपीवी भी छोड़ देंगे आप। फिर वो आपकी 100 सुंडियाँ बन जाएंगी जो प्रभावित होंगी। उनको फिर कुचल के यानी कि पीस के चटनी बना के फिर पानी में मिला के छिड़काव कर देंगे तो 100% आपके खेत में जितनी सारी सुंडियाँ हैं वो वायरस से इन्फेक्टेड हो जाएंगी और आपकी फसल बिना दवाई के बहुत अच्छे से। ये एनपीवी HANPV मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। 250 एली आपको प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर दीजिए। 100 से 150 पानी लीटर में मिला के आपकी सुंडी खेत में जो लग रही हैं चने की फसल में ख़त्म हो जाएंगी। साथ ही साथ फेरोमोन ट्रैप भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो मैं पूर्व में बता चुका हूँ। जी, तो प्रेम जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और जान गए होंगे आप कि किस तरह से अपने चने की फसल को आप कीटों से मुक्त रख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राजेश, आपसे जानना चाहेंगे हम कि एलोवेरा की खेती जो किसान कर रहे हैं, तुड़ाई के दौरान उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से तुड़ाई में कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि चूंकि उसके जो पत्ते हैं वही मेन है, उन्हीं को तोड़ना होता है, तो कुछ खास बातें जिनका ध्यान रखें और मूल्य संवर्धन के बारे में भी बताएं। एलोवेरा में पत्ती तोड़ते समय बड़ी सावधानी की जरूरत है कि पत्ती आप वही तोड़ें जो कि लगभग आपकी 1.5 फीट लंबी होगी है और उसकी मोटाई अच्छी है, 3 से 4 सेंटीमीटर कम से कम चौड़ी है, लगभग 5 सेंटीमीटर तक हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि पत्ता जितना आपका मोटा होगा, जिसमें पल्प ज़्यादा होगा, आपको उसी का भाव सबसे अच्छा मिलता है। और तोड़ते समय आपने तेज़
धारदार हथियार से तोड़ना है और इस ढंग से साइड से पत्ती को काटना है, थोड़ा सा हल्के से कट से, ताकि तने के कट ना लगे, सिर्फ पत्ते पत्ते पे कट लगे। अच्छा। और उसको हल्के हाथ से खींच के आप निकाल सकते हो एक साइड से कट लगाने के बाद में। इस प्रकार से धीरे धीरे करके आपने सारी पत्तियां तोड़ते समय पत्ते पौधे के ऊपर जो पत्तियां मैच्योर हैं, यानी कि फुल्ली जिनमें जेल अच्छे से भरा हुआ है, वही तोड़ें, बाकी ऊपर की 4-5 पत्तियां छोड़ दें। वो अगली बार फिर 3-4 महीने बाद में जब वो मोटी हो जाए तो उसके बाद तोड़ें। तो इस प्रकार जब पहली बार जब आप तोड़ाई करते हो तो लगभग आपको 10-12 महीने का समय लगता है। उसके बाद में 3-4 महीने के बाद में आप तोड़ाई कर सकते हो। परंतु इसके साथ साथ जैसे भी आप मार्केट देखते हो तो मार्केट की उपलब्धता के हिसाब से आप पत्तियों की तोड़ाई करें तो वो और भी अच्छा रहता है। और इसके अलावा यदि आप जेल प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते हो तो वो एक और भी अच्छी चीज है। तो इसके बारे में जानेंगे आपसे आगे कि किस तरह से इसमें वैल्यू एडिशन यानी कि मूल्य संवर्धन भी कर सकते हैं और प्रसंस्करण का क्या स्कोप है और उससे कितना फायदा होता है, इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन इस बीच कॉलर जुड़ गए, उनका सवाल ले लेते हैं। बाग सिंह जी ग्वालियर मध्य प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। बाग सिंह जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी बाग सिंह जी अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी मैम, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं, हम आपको सुन रहे हैं। जी मैम, हमने क्या है मटर की खेती की है, मटर की। ठीक है। और मटर की खेती है, उसमें हमने मैम फली आ रही है उसमें थोड़ी छोटी जी। हमने क्या उसमें वो पानी लगाया है तो उसमें पेड़ कुछ मर रहे हैं, पेड़ सूख रहे हैं उसमें कुछ। बिल्कुल सही बात। ठीक है डॉक्टर राजेंद्र, क्या वजह हो सकती है और क्या करना चाहिए? बाग सिंह जी, आपको पता है कि हमारी जो मटर की फसल है ये बहुत कम पानी की आवश्यकता है और इसी को ध्यान में रखते हुए हम मेड़ पर यानी रिज पर इसकी खेती करते हैं। अगर आपने पानी लगाई दिया है तो इसमें पौधे मरने लगे हैं जी। जो मर गए हैं उन्हें नहीं रोका जा सकता है। आप अपने खेत में ज़्यादा अच्छा होगा कि गुड़ाई कर दें। अच्छा। गुड़ाई से क्या है कि वो थोड़ा सा धूप लगेगी, वहाँ सूखापन आएगा, जितने पौधे बचे हैं वो डेफिनेटली यानी निश्चित तौर से बच जाएंगे। यही इसके लिए एक उपाय है। और साथ ही साथ अगर दवाई डाल सकते हैं तो आप कार्बनडाजिम को थोड़ा सा गुड़ाई करते समय आप डाल देंगे, जहाँ पर वो बहुत कई सारी बीमारियां होती हैं, जैसे काला रॉट है, पाउडरी मिल्ड्यू है, वो सारी आपकी जो बीमारियां हैं वो इन दवाई से रुक जाएगी। बिल्कुल भाग सिंह जी, उम्मीद है ज़रूर आप इस सुझाव पर अमल करेंगे और इससे समस्या भी दूर होगी। बहरहाल इसी के साथ कार्यक्रम में रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं रबी फसलों के समेकित कीट प्रबंधन के बारे में और एलोवेरा की खेती के बारे में। बातचीत को आइए आगे बढ़ाते हैं। और डॉक्टर राजेश, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप बता रहे थे हमें कि किस तरह से एलोवेरा की खेती अगर किसान कर रहे हैं तो बेहतर मुनाफे के लिए और नज़दीकी बाजार को समझते हुए प्रसंस्करण इकाई भी शुरू कर सकते हैं। तो बताएं हमें कि कितना मूल्य संवर्धन का स्कोप इसमें है, प्रोसेसिंग का स्कोप है और फायदा कितना ज़्यादा बढ़ जाता है अगर इससे जुड़ते हैं। यदि किसान पत्तों को तोड़ के हरे पत्ते यदि मार्केट में बेचता है तो लगभग 5-6 रुपए का प्रति किलो के हिसाब से पत्ता बिकता है। सुखा के बेचता है तो थोड़ा सा महंगा बिकता है, परंतु इसमें 80-90% पानी होता है तो इसलिए सूखने के बाद में बहुत कम बचता है। परंतु यदि कोई किसान भाई जेल प्रोसेसिंग यूनिट लगा लेता है
तो वो यूनिट कोई ज़्यादा महंगी नहीं आई होती। वो आप चौधरी चरण सिंह हरियाणा के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से मॉडल लेके और अपना खुद का किसी भी मिस्त्री से फ्रेम करवा सकते हैं। अच्छा। और अपने लोकल लेवल पे उसको उपयोग में ला सकते हैं। कितनी लागत इसमें आ जाती है? उसकी लागत लगभग 60-70 हज़ार रुपए की वो मशीन आसानी से बन जाती है। अच्छा। और वो यदि मास लेवल पे यदि कोई ज़्यादा किसान एक जगह खेती करते हैं तो वहाँ लगाने का ज़्यादा बेनिफिट है। बाकी कोई 1-2 एकड़ का कोई किसान कर रहा है तो उसके लिए वो आप घरेलू स्तर के ऊपर छोटा यंत्र लगा के या हाथ से ही उनको जेल निकाल के आगे उपयोग में ले सकते हो। तो इसलिए ये है कि जैसे कि राजस्थान का एरिया है, मध्य प्रदेश का एरिया है, जहाँ लंबे क्षेत्र में शुष्क वातावरण है, कोई पानी की उपलब्धता नहीं है, तो ऐसे क्षेत्रों में जहाँ हजारों हेक्टेयर्स में जो किसान भाई खेती कर रहे हैं एलोवेरा की, तो उनके लिए जरूरी है कि वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे या किसी मतलब 5-6 गाँव का एक ग्रुप सा समूह बना के और एक प्रोसेसिंग यूनिट लगा लें सभी मिलके। तो उनमें सभी का काम चल सकता है। और प्रोसेस करने के बाद जब मार्केट में आप ये मटेरियल बेचोगे तो वो 200 रुपए किलो के आसपास बिक जाता है। तो कहाँ 5 रुपए, कहाँ 200 रुपए, तो किसान का मुनाफा इस तरह से कई गुना बढ़ सकता है। तो किसान प्रोसेसिंग यूनिट मिलके लगा सकते हैं। जी जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा सुझाव आपने दिया है किसानों को। इस वक्त अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं अरविंद जी, आगरा उत्तर प्रदेश से। उनसे बात करते हैं। अरविंद जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। अरविंद जी कृपया टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, बातचीत में रुकावट आएगी। मेरी आवाज मिल रही है आपको? नहीं। हेलो जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। सर जी मेरा एड्रेस अरविंद, जिला महोबा से बोल रहे हैं। ठीक है, अपना सवाल पूछिए। सर जी मेरे चने सींच भी दिए हैं और का सूख रहे हैं चने, और एक प्रश्न है, और दूसरा प्रश्न है कि मटर मेरा फूल पे आ गया और फली भी लग चुकी, उसमें पानी दें अथवा ना दें। अच्छा, डॉक्टर राजेंद्र आपको सुझाव देना चाहेंगे यहाँ पर? हाँ, आपकी जो चने की फसल को हम पहले ले लेते हैं, फिर मटर की फसल पर बात करेंगे। जी, चने की फसल में जो आप सूखने की बात कर रहे हैं, चने के खेत में उखटा लग गया है। उखटा मतलब समझ रहे हैं कि आसानी से पेड़ उखड़ आता है। अब के बाद जब कभी भी आगामी जब रबी की फसल आप लेंगे तो बीज को और खेत को दोनों को ट्राइकोडर्मा से बीज शोधन करेंगे आप। ट्राइकोडर्मा ये बहुत ही महत्वपूर्ण बायो एजेंट है। ये ट्राइकोडर्मा एक तो जब चने में आप लेप करके जब बोएंगे तो जब उसकी जड़ निकलेगी तो उखटा जैसी जो बीमारी है उसको रोकेगा। दूसरा, ये वृद्धि नियामक भी है, यानी ग्रोथ प्रोमोटर भी है। इससे पौधा बहुत अच्छा बढ़ता भी है। साथ ही साथ कुछ सूत्रकृमि हैं जिनकी वजह से आपका जो चने की फसल प्रभावित होती है, गांठें मोटी मोटी हो जाती हैं, उसमें भी ये कारगर है। यानी कि इससे 3 बड़े महत्वपूर्ण फायदे हैं। आप इसको इस्तेमाल करेंगे। अगर आपकी चने की फसल अभी छोटी है, फूल नहीं आया, तो इसको भी आप छिड़काव करके जड़ के माध्यम से थोड़ा सा हल्की सिंचाई करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रुक जाएगा। साथ ही साथ आपकी मटर का प्रश्न था, उसमें फूल आ रहा है, अभी थोड़ा सा रुक जाइए, लगभग 10 दिन। फूल आने के बाद फली आएगी, जैसे ही दाना बनेगा उस समय आपको हल्की सिंचाई करनी होगी, जिससे कि दाना बढ़ेगा और फूलेगा। जी अरविंद जी। जी अरविंद जी, उम्मीद है कि आप ज़रूर इन सुझावों पर अमल करेंगे और समस्या से छुटकारा भी आपको मिल जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय में रबी में जो महत्वपूर्ण फल सब्जियां हैं उनमें किस तरह से समेकित कीट प्रबंधन किसानों को करना चाहिए? जी मैडम, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि हमारा भोजन में सुबह ब्रेकफास्ट हो, दोपहर आपका लंच और डिनर हो, सभी में सब्जी और सलाद के बिना काम नहीं चलता है। लेकिन हमारे जो किसान भाई हैं, बिना सोचे समझे जो बहुत सारा कीटनाशक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे हम लोग खा रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य पर उसका थोड़ा सा असर पड़ रहा है, जिसकी वजह से आए दिन आप रोज़ पेपर में देखते हैं कि किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है दवाइयों के कारण। इसे प्रबंधन करने के लिए मैं अपने किसान भाइयों को बताऊंगा कि IPM समेकितनाशी जीव प्रबंधन को अपनाएं। आपकी फसल में ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि दवाई डालने की, क्योंकि सबसे पहले सफ़ेद मक्खी और माहू उसमें जो लगता है उसे रोकने के लिए आप अपने खेत में नीम का तेल रेडी रखें, डिटर्जेंट पाउडर मिलाएं और छिड़काव हर 15 दिन पे करते रहें। खास तौर से ये सकिंग कीड़ों के लिए है, एफिड, जैसिड और थ्रिप्स।
साथ ही साथ पीला ट्रैप आप अपने खेत में जगह जगह लगाएं। रात को बहुत सारे कीड़ों का मूवमेंट होता है और वहाँ पर वो चिपक के ख़त्म हो जाएंगे। आगे सभी फसलों के लिए फेरोमोन ट्रैप लगभग उपलब्ध हैं। वो 35 से 40 रुपए की कीमत का आता है। और आपको पता है कि कीड़ों के अंदर जो मादा निकलती है ज़मीन के अंदर से, जो नर को अपनी तरफ आकर्षित करती है मिलने के लिए, फिर वो अंडे देती है। तो फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल करें। जैसे ही फूल खिलने से पहले कली बनती है और फल बनने पर 2 स्प्रे आप छिड़काव सिर्फ और सिर्फ नीम तेल का करें। कुछ करने की आगे जरूरत नहीं पड़ेगी। और साथ ही साथ मैं आपको सुझाव देना चाहूँगा, अंड परजीवी ट्राइकोग्रामा आपकी अब सभी जगह उपलब्ध है लगभग। ये ट्राइको कार्ड, एक ट्राइको कार्ड में लगभग 20,000 अंड परजीवी हैं। इनको तो आप 15 दिन के अंतराल पर करते रहें। जी जी। और हमारे कृषि विश्वविद्यालय जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला से 45 रुपए का मिलता है। 1 एकड़ में 2 लगते हैं। 3 बार लगा दीजिए, से प्रयोग कर सकते हैं यहाँ से लेकर। जी, डॉक्टर राजेंद्र सिंह और डॉक्टर राजेश कुमार दोनों ने आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसान साथियों को दी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। तो कार्यक्रम में विस्तार से जाना आपने कि किस तरह से अपने खेत को कीटों से मुक्त रख सकते हैं, वो भी बिना रसायनों के इस्तेमाल किया, और साथ ही एलोवेरा की खेती आपको कितना लाभ दे सकती है। आगे बढ़ते हैं और अगले विषय के बारे में आपको बताते हैं। हेलो किसान कार्यक्रम में जो अगला विषय रहेगा वो रहेगा कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती और साथ ही गेहूं फसल प्रबंधन। इन विषयों पर आप अपने सवाल हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। नोट कर ले ईमेल आईडी। ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-1130-60। और इसके साथ ही आपको बता दें कि दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें, आप सीधे हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएंगे। इसके साथ आज के हेलो किसान कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।